जो बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो बड़ा एक संकट हमारे सामने है, जिस बड़े संकट की तरफ भारत जा रहा है वो फांसीवाद का संकट है। और केंद्रीय सत्ता जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जरिए आरएसएस ने तमाम जो सत्ता के प्रतिष्ठान है, जो सत्ता के संस्थान हैं, उन पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। देश की राजनीति एक केंद्रीयकृत सत्ता की तरफ बढ़ रही है। हमारे जो संवैधानिक ढांचे हैं, उन संवैधानिक ढांचों और संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है ध्वस्त करने के अभियान में लगी हुई है, उनको पंगु बनाने के अभियान में लगी हुई है। और इसको हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से, चाहे वो सीबीआई के हेडक्वार्टर पर रात को अर्धसैनिक बलों के द्वारा कब्जा करके सीबीआई को अपना पिंजरे का तोता, पहले भी तोता था लेकिन अब तो पिंजरे में बंद तोता है, तो उसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। आपका जो केंद्रीकृत बैंक है, रिजर्व बैंक का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जिसका अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस का जो है वफादार है। आपके चुनाव आयोग की वही स्थिति है। मतलब जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, पिछले दौर में हमने देखा, अभी तो जो नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं उनका थोड़ा बदला हुआ रुख है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जो न्यायाधीश हमने देखे, वो पूरी तरीके से भाजपा आरएसएस की लाइन पर ही जो है काम करने वाले और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने वाले साबित हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। यूनिवर्सिटीज में देखिए आप, जितनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हमारी हैं, वहाँ जो महत्वपूर्ण पदों पर, वहाँ के चांसलरों के पदों पर, वाइस चांसलरों के पदों पर जिन शिक्षाविदों को होना चाहिए था, उनकी जगह धीरे धीरे संघियों को बिठाया जा रहा है। और तमाम जो नौकरशाही है वहाँ भी वही स्थिति बनती जा रही है। और यहाँ तक कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, क्योंकि ये जो फांसीवाद है ये कॉरपोरेट फांसीवाद है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे राष्ट्र के संसाधनों का चंद कॉरपोरेट घरानों के हाथ में केंद्रीकरण करने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो पूरी तरीके से हमारे संसाधन जिन कॉरपोरेट्स को सौंपे जा रहे हैं, जो नीतियां पूरा कॉरपोरेट पक्षीय बनती जा रही हैं, उसी को अगर आप देखें तो उन्हीं कॉरपोरेट घरानों के लिए काम करने वाली जो नौकरशाही है, उसको अब बिना आईएएस की परीक्षा दिए सीधे जो है भर्ती किया जा रहा है। कॉरपोरेट घरानों से ला करके सीधे सत्ता के शीर्ष पर नीति निर्धारण के पदों पर उनको बिठाया जा रहा है। ऐसे लगभग 4 दर्जन के आसपास अधिकारी कॉरपोरेट घरानों से केंद्रीय जो हमारी नौकरशाही है केंद्र सरकार की, उनके पदों पर ला करके बिठा दिए गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एक किस्म से कहिए तो आरएसएस पहले सत्ता के तमाम जो पार्ट है, शासन के जो तमाम यंत्र हैं, उनको अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो सिविल लिबर्टीज मूवमेंट थे, जो नागरिक अधिकार आंदोलन भारत के अंदर था और एक मुखर आवाज भारत के नागरिक अधिकार आंदोलन की थी, तो उस आवाज को भी किस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से कुचला है। और पिछले 2-2.5 साल से इस देश के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन जो है लगभग इस सरकार ने कुचल दिया है। और उसके जो प्रमुख चेहरे थे इस देश के, वो सब आज जो है लंबी जेल जो है की यात्रा झेल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को जो है शहादत तक जो है जेलों में देनी पड़ी है। तो जो ये हमले हैं कि भाई नागरिक अधिकार आंदोलन को, सिविल लिबर्टीज मूवमेंट को जो है वो कुचल रहे हैं। और ये एक किस्म से आप कहिए तो पिछले दिनों एक बातचीत में जो डोभाल हैं हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने एक बातचीत में इस बात को कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है नागरिक समाज हो गया। ये जो नागरिक समाज की आवाज उठाते हैं, ये जो नागरिक अधिकारों की आवाज उठाते हैं, ये जो है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य की क्या मंशा धीरे धीरे बनती जा रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में
अपनी घुसपैठ उन तमाम समाज के हिस्सों के अंदर बना ली है जो कभी अपने को हिंदू भी नहीं मानते थे। आप अगर देखें तो दलित समाज के अंदर, भारत के अंदर, जनजातियों के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15-20 साल से योजनाबद्ध तरीके से काम किया है और एक नए हिंदू नवजागरण अभियान को उन्होंने जो है उन हिस्सों के अंदर चलाया है। और अगर आप देखेंगे तो हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, देश के अन्य हिस्सों में भी कि किस तरीके से अभी जो उनके एंटी मुस्लिम, एंटी जो ईसाई, एंटी कम्युनिस्ट जो एक पूरा कैंपेन उनकी है, उस कैंपेन की आक्रामक अगुवाई जो है समाज के वो हिस्से कर रहे हैं जिन हिस्सों को इस मूवमेंट का हिस्सा होना चाहिए था और सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। यानी कि दलित समाज के अंदर भी आज एक बड़ा तबका उन्होंने अपने पक्ष में बहुत मुखर करके जो है खड़ा किया है और उसके लिए उन्होंने लंबी प्लानिंग की, लंबे अभियान चलाए, तमाम सांस्कृतिक नवजागरण से लेकर के और तमाम जो है वो उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा से लेकर के तमाम ऐसे अभियान संगठित किए, उन सबको संगठित करके ताकि उनके अंदर वो जो है एक नया हिंदू जगा सके और जिसको क्रांतिकारी इतिहास में, दुनिया की क्रांतियों के इतिहास में आप कहते हैं कि भाई सर्वहारा के एक हिस्से को शासक वर्ग इस्तेमाल करता था प्रतिक्रांति के लिए, तो उसी तरीके से आज देश के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा सर्वहारा वर्ग का ही हिस्सा है उसको जो है एक मुखर आक्रामक अपने हिंदूकरण के अभियान और हिंदुत्व के अभियान में जो है लगा दिया है। तो ये सारे हमारे सामने खतरे हैं और आने वाले समय में उन्होंने इतनी ताकत अर्जित कर ली है पूरे देश भर में। आप निचले हिस्सों से देखें, निचले तबकों से देखें, पूरे देश भर में उन्होंने जो माहौल बना दिया है, जो ताकत अर्जित कर ली है, वो 2 दिन के अंदर भी लाखों लाख कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्या करवा सकते हैं, देश के अंदर खत्म कर सकते हैं सब लोगों को, क्योंकि सिविल लिबर्टीज मूवमेंट को उन्होंने पहले खत्म किया है। वो मुस्लिमों के खिलाफ जगह जगह अभियान चला करके एंटी मुस्लिम या ईसाइयों के खिलाफ चला करके एंटी ईसाई माहौल बनाएंगे, लेकिन उसके आक्रमण की अगली जद में कम्युनिस्ट होंगे, ये निश्चित जान लीजिए, क्योंकि कम्युनिस्टों को खत्म करने के बाद उनके लिए आसान होगा कि वो फिर मुस्लिमों पर अटैक करें, वो फिर ईसाइयों पर अटैक करें, एक एक करके करें। लेकिन अभी जो बड़ा चैलेंज उसके सामने है वो है कम्युनिस्ट, वो है लाल झंडे वाले लोग। और इसलिए आप देखेंगे कि उनका जो सांप्रदायिक विभाजन की जो राजनीति है उसके साथ साथ सबसे ज्यादा वो किसी के खिलाफ अगर राजनीतिक हमला करते हैं, सबसे ज्यादा वो किसी को अगर निशाने पर लेते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से, वो जो है मुस्लिम समर्थक के नाम पर जो है मुस्लिम पार्टी बोल करके या कुछ भी करके वो आमतौर पर जो है कम्युनिस्टों को निशाने पर लेते हैं। और आज उन्होंने जो ताकत हासिल कर ली है भारत के अंदर, गांव गांव में, शहर शहर में, और खुद हमारे अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में देखिए आसपास जो माहौल है वो माहौल अपने आप में बताता है कि जब वो कम्युनिस्टों का कत्लेआम मचाएंगे किसी समय, तो वो जो है इसको ये शहादत में नहीं गिना जाएगा। हमारे अपने ही आसपास, हमारे अपने ही समाज में लोग उसको बद साबित करेंगे। वो कहेंगे कि ये जैसे पहले दैत्यों का बद होता था, ऐसे ही ये भारत विरोधियों का बद हो गया है, ऐसे ये हिंदू विरोधियों का बद हो गया है। तो वो इस स्थिति में धीरे धीरे जो है चीजों को ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और हमको अगर इस चुनौती का मुकाबला करना है, भारत को इस फांसीवादी रास्ते की तरफ जाने से अगर रोकना है, तो हमको भी प्रतिरोध के कुछ इलाके, प्रतिरोध के कुछ केंद्र हमको जो है विकसित करने पड़ेंगे देश के अंदर। और इस बात को हमको जरूर तलाशना पड़ेगा कि कैसे आने वाले समय में जो फांसीवादी हमले देश के अंदर होने जा रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश के संसाधनों को कॉरपोरेट के हाथों जो है सौंपा जा रहा है, और इस कॉरपोरेट लूट के साथ साथ जो फांसीवाद देश के अंदर आने वाला है, इसका प्रतिरोध कैसे हो।
तो ये एक बड़ा हमारे सामने चैलेंज है और इस लिहाज से हमें लगता है कि कुछ हिस्से हैं, कुछ जगह हैं जहां हम इन प्रतिरोध के इलाकों के रूप में, फांसीवाद को चुनौती देने वाले इलाकों के रूप में हम उनको विकसित कर सकते हैं। उसमें जैसे पंजाब एक ऐसा राज्य है जो फांसीवाद के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर डट सकता है और इसलिए पंजाब के अंदर हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में इस किसान आंदोलन ने जो बदलाव की आकांक्षा लोगों के अंदर जगाई थी और इस चुनाव में जो बदलाव की आकांक्षा लोगों की पूरी नहीं हुई और आप जो है उसको समेट के ले गई, तो कैसे जो है एक वामपंथी दिशा ही पंजाब को नए बदलाव के रास्ते पर ले जा सकती है। भगत सिंह अम्बेडकर का रास्ता ही जो है, तो उनका जो रेडिकल जो थिंकिंग है, उनकी जो विकल्प की जो सोच है, वो कैसे पंजाब को नए रास्ते पर ले जा सकती है, इसको लेकर के हम लोग पंजाब में एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। और पंजाब एक ऐसी जगह हो सकती है जो फांसीवाद के खिलाफ बहुत अग्रिम मोर्चा जो है ले सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो आदिवासी वेल्थ हमारी है, खास करके देश के अंदर बहुत बड़े इलाके हमारे आदिवासी आंदोलन के हैं। पिछले दौर में आदिवासियों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बड़ी घुसपैठ करने की कोशिश की और कुछ जगहों में वो इसमें सफल भी हुए। त्रिपुरा में हमने देखा, त्रिपुरा का जो उदाहरण अभी आ रहा है, वहां हमने देखा कि जो आदिवासी संगठन थे उन सब ने वहां मिल करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ मिल करके उन्होंने उसमें घुसपैठ बनाई और उनको लेकर के वहाँ जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ने में बड़ा योगदान दिया। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो अपना केंद्रीकृत अभियान रहता है हिंदूकरण का, और उस केंद्रीकृत अभियान के तहत जिस तरीके से वो बाकी समुदायों के, बाकी समाजों की संस्कृति पर, उनकी परंपरा पर, उनके खान पान पर, उनके रहन सहन पर, उनके पहनावे पर हमला करती है, तो ये हमला जब होने लगा वहाँ, तो वहाँ का जो आदिवासी समाज है वो, वहाँ का जो आदिवासी समाज है वो आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर गोलबंद होना शुरू हो गया है। तो त्रिपुरा में हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज का उससे मोहभंग हुआ है। वो अब अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भाजपा आरएसएस के उस अभियान के खिलाफ जो है खड़ा हो रहा है। यही हम लोगों ने झारखंड के अंदर भी देखा। तो हमें एक तो जो दूसरा मोर्चा हो सकता है वो ये है कि हम जो आदिवासी समाज है इस देश के अंदर, जिसकी अपनी परंपराएं हैं, जिसकी अपनी संस्कृति है, जिसके अपने राइट्स हैं जिनको सरकार नहीं दे रही है, तो इन सब को लेकर के हम जो है इन इलाकों को नए प्रतिरोध के इलाकों के रूप में विकसित करें और वहाँ जो है हम अपने कामकाज को कैसे और धारदार बना सकते हैं, कैसे और विस्तारित कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोगों को जरूर जो है सोचना चाहिए। क्योंकि किसान आंदोलन का अगर हमको विस्तार करना है तो किसान आंदोलन के विस्तार के लिए इस देश के अंदर हमको जो गरीब किसान है, मध्यम किसान है, आदिवासी हैं ये, और जो अभी जो बटाईदार किसान है, जो बटाई पर खेती लेता है, जो है वो जो बटाईदार किसान है, तो ये वो हिस्सा है जिस हिस्से पर हमको बड़े पैमाने पर अपने को केंद्रित करना है, अपने संगठन का विस्तार करना है। क्योंकि जो बड़ा किसान है, जो बड़े जो फार्मर हैं, वो बड़ी फार्मर लॉबी तो उस तरीके के फांसीवाद विरोधी संघर्ष में आपके साथ शायद खड़ी ना हो, लेकिन ये जो गरीब किसान है, मध्यम किसान है, बटाईदार है, आदिवासी है, इस हिस्से के बीच हमको अपने कामकाज को थोड़ा और विस्तारित करना है। क्योंकि पिछले किसान आंदोलन ने एक चीज़ तो बताई है कि किसान भी इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ एक प्रतिरोध की ताकत बने।
और वो ठीक है, वो शायद उतने लंबे आगे राजनीतिक विकल्प तक नहीं सोचे हैं, लेकिन एक प्रतिरोध की ताकत बने हैं, सीना तान करके सरकार के खिलाफ लोहा लिए हैं, लड़े हैं। इसलिए उनको कैसे उस हिस्से के बीच हम अपने काम का विस्तार करें, अपने संगठनों का, अपने किसान शेतकारी संगठनों का हम लोग उनके बीच विस्तार करें और उनको जो है धीरे धीरे एक संगठित क्रांतिकारी प्रतिरोध की ताकत के रूप में विकसित करें। ये हम लोगों को जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से कुछ अन्य हिस्से हैं, जैसे हिंदी बेल्ट में, बाकी तो नहीं, लेकिन हिंदी बेल्ट में हमारे पास बिहार एक ऐसी जगह है जहां एक जो है क्रांतिकारी कम्युनिस्ट ताकत के रूप में हम लोग उभर रहे हैं। और देश के अंदर जिस तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर हुआ है या फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष के मोर्चे पर जो ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो अभी उस तरीके से नहीं दिख रही हैं, और हम ही लोग एक नए प्रतिरोध की जमीन को तैयार कर रहे हैं। तो बिहार वो जगह आने वाले समय में बन सकती है जहां एक बड़े प्रतिरोध की ताकत किसानों, ग्रामीण गरीबों की लेकर के, दलितों की जो है एक बड़ी प्रतिरोध की ताकत बन करके हम लोग जो है उसके सामने खड़े हो सकते हैं। और कम्युनिस्ट आंदोलन को भी एक नया तेवर हम लोग भारत में दे सकते हैं, जो धीरे धीरे एक आकर्षण का जो है केंद्र बन भी रहा है। तो हम सब लोगों को इस तरीके के, जैसे साउथ में हम लोग देखते हैं, साउथ में तमिलनाडु वो जगह है जो जगह जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो हिंदी हिंदुस्तान का जो उनका पूरा एक अपना जो खाका है, उस खाके में फिट नहीं बैठता है, और उसके खिलाफ जो कमजोर हिस्से समाज के हैं उनके प्रतिरोध का जो है वो हमेशा एक मैदान बना रहा है। तो इस तरीके के जगहों को जरूर हम लोगों को आने वाले समय में जो फांसीवाद का खतरा हमारे सामने है और जिस तरीके का, जिस बड़े पैमाने का संकट है, खतरा है, उस बड़े पैमाने के खतरे के खिलाफ एक बड़ी प्रतिरोध की ताकत जो है हम लोगों को खड़ी करने की जरूरत है। ये मुझे लगता है कि आज के दौर में जो है खास तौर पर हम लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। बाकी जो किसान आंदोलन को लेकर के अगर हम लोग देखें तो आज जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को एक मॉडल के रूप में लोगों के बीच ले जाने और पुराने जो हिंदू राज रहे हैं, हिंदू राजाओं के राज रहे हैं, उनको एक मॉडल के रूप में स्थापित करने की आरएसएस कोशिश कर रहा है। और इसलिए वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत में मुगलों के आने से पहले, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारत आज़ाद था, भारत में गुलामी नहीं थी। और भारत अगर मुगलों के आने से पहले मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और हिंदू राजाओं के दौर में जो है लोग गुलाम नहीं थे। तो ये एक पूरा मिथ जो है आरएसएस बनाने की कोशिश करता है, और इसलिए वो उस हिंदू गौरव को लौटाने की बात करता है जो मुगलों के भारत में आने से पहले का। तो मुझे लगता है कि इस पर हमको बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है, इसको हमको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। अगर हम महाराष्ट्र को ही देखें, महाराष्ट्र को ही अगर हम देखें या दूसरे राज्यों को भी देखें, तो छोटे छोटे राज्य उस समय जो है होते थे, राजाओं के जो है राज्य होते थे, और उसमें कहीं भी जमीन का मालिकाना लोगों को नहीं था। अगर हम मुगलों के और अंग्रेजों के आने से पहले के भारत को देखें तो आज जो हम जमीनों के मालिक हैं, हम में से कोई भी जमीनों का मालिक नहीं था। जिस जमीन को खोने के खिलाफ आज हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उन जमीनों के मालिक तो राजा और बड़े जागीरदार थे। उस समय राजा थे, राजाओं के नीचे बड़े जागीरदार थे। जमीन का मालिकाना हक तो इतने बड़े पैमाने पर कभी था ही नहीं। और हिंदुस्तान में अगर आप देखें हिंदुस्तान के इतिहास को, तो पहला बड़ा भूमि सुधार जो हुआ है इस देश के अंदर, उस पहले बड़े भूमि सुधार का संबंध इस महाराष्ट्र से है। इस महाराष्ट्र से इसलिए है
कि गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन के अंतिम दिनों में नांदेड़ साहब में थे और यहाँ से उन्होंने अपने एक शिष्य को, बंदा बहादुर को, यहाँ से पंजाब भेजा। उनको एक तलवार दी, उनको 4-5 तीर दिए, 3 साथी दिए, 3 उनको कार्यकर्ता दिए और उनको कहा कि तुम जाओ सतलुज के आसपास और जा करके वहां से जो है मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ो और सिख राज्य की स्थापना करो। तो इसी नांदेड़ से जो है अपने उन 3 साथियों, 1 तलवार और 5 तीरों को लेकर के गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे बंदा बहादुर, वो जो है वहां गए और उन्होंने वहां फिर लोगों को संगठित किया और धीरे धीरे जो सिख किसानों की, सिख लोगों की एक सेना तैयार की और एक लड़ाई शुरू की। उस लड़ाई में धीरे धीरे 19,000 तक की सेना उनकी हो गई थी, जिसमें घुड़सवार से लेकर के पैदल सेना तक थी और वो यूपी के सहारनपुर तक उन्होंने मुक्त करा दिया था पूरे इलाके को। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आम लोगों को उन्होंने, जो काश्त करने वाले लोग थे, जमीनों पर काम करने वाले लोग थे, क्योंकि राजा और जमींदार तो जमीनों का काम नहीं करते थे, काम तो लोग करते थे, तो उन्होंने जमीनों में काम करने वाले लोगों को पहली बार हिंदुस्तान में जमीन का मालिकाना हक दिया, जमीन उनको दी। तो पहला भूमि सुधार अगर आप कहें तो भारत के अंदर ये है कि वहाँ जमीनों पर जमीन का मालिकाना हक लोगों को मिला और ये जो है किसी हिंदू राजा के राज्य में नहीं मिलता। इसके अलावा आप अगर इतिहास को देखें तो लगभग 1810 में बंदा बहादुर सिंह ने वहां पर ये स्थापित किया था राज। ये 7 साल मुश्किल से चला, उसके बाद कुचल दिया गया, फिर वहां स्थितियां वैसे ही पलट दी गई। लेकिन जो वो था 7 साल उन्होंने वहां किया 1810 के बाद, वो जो है पहला भूमि सुधार अगर भारत की जमीन में कहीं था तो वो था। और उसके अलावा आम किसानों को, जो आज हम किसान की श्रेणी में हैं जमींदारी विनाश कानून लागू होने के बाद, तो उन सबको जो है जमीन का मालिकाना हक कभी भी किसी भी हिंदू राजा के राज में मुगलों के आने से पहले भी नहीं मिला था, मुगलों के राज में भी नहीं मिला था, अंग्रेजों के राज में भी नहीं मिला था, क्योंकि उन सब ने उसी सिस्टम को नीचे बनाए रखा लंबे समय तक भारत में राज करने के लिए। जो जमींदारी सिस्टम था उसको वो टिकाए रखे, बनाए रखे, उसी के जरिए वो जनता का शोषण करते रहे। तो ये हम लोगों को ये जो गौरवगान होता है कि हम जो है वैसे ही हिंदू राष्ट्र लौटा करके लाएंगे, एक गौरव के रूप में प्रचारित किया जाता है। तो उस गौरव में देखिए हम महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं, महाराष्ट्र में जो पेशवा राज था, बाद में पेशवा राज में तो दलितों को गले में मिट्टी की हांडी लेकर के घर से निकलना होता था। हम लोग देखते हैं कि केरला के अंदर दलित महिलाओं को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं थी। अगर उनको वस्त्र पहनना है तो कमर से ऊपर, तो उनको अगर स्तन अपने ढकने हैं तो स्तन के साइज के हिसाब से स्तन नापा जाता था और उसके साइज के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाता था। तो ये हमने उसी हिंदू राजाओं के राज में देखा है। उन हिंदू राजाओं के राज में ही हमने देखा कि दक्षिण भारत के अंदर दलितों को पैदल जब चलना होता था, घर से बाहर निकलना होता था, तो अपनी कमर पर केले के पत्ते बांध के निकलना होता था, ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर साबुत ना रहें, क्योंकि फिर जो सवर्ण उस रास्ते से चले तो सवर्णों के पैर जो हैं शूद्रों के जो है चले हुए निशानों के ऊपर ना पड़े। इसके लिए ये बाध्यता थी कि वो कमर में जो है वो केले के पत्ते बांध करके चलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा हमने देखा है उस दौर को, तो उस दौर को हम किसी भी तरीके से कोई गौरवमय दौर नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके का भेदभाव, जिस तरीके की असमानता, जिस तरीके से उस दौर में भी आदिवासी क्षेत्रों पर हमले, आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने की हिंदू राजाओं द्वारा भी कोशिशें, जिसको हम लोग, और उन इलाकों में सवर्णों को योजनाबद्ध तरीके से, खास करके ब्राह्मणों को बसाना, ताकि उनकी संस्कृति को थोड़ा खराब किया जा सके, ताकि आदिवासी इलाकों में भी जो है थोड़ा
जाति पाति से लेकर के भेदभाव का जो पूरा एक दर्शन है उसको जो है वहाँ पहुँचाया जा सके। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इतिहास में देखते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो गरीब हिस्से को, दलित हिस्से को, आदिवासी हिस्से को, मेहनत कश हिस्से को जिस तरीके से आज नया हिंदू बना करके और हिंदू राष्ट्र का बड़ा गौरवगान किया जा रहा है और अंग्रेजों और मुगलों से पहले के भारत का बड़ा गौरवगान किया जा रहा है, तो अंग्रेजों और मुगलों से जो पहले का भारत था, जो राज्य थे, वो असल में राजाओं और जमींदारों के थे। हम तब भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम हैं। हम तब भी लड़ रहे थे, तब भी विद्रोह कर रहे थे। अगर आप उस दौर के विद्रोहों को देखें तो उस पूरे दौर में जहाँ कहीं भी कोई विद्रोह हुए तो वो आदिवासियों के नेतृत्व में विद्रोह हुए, वो दलितों, कमजोर हिस्सों, बटाईदार किसानों के नेतृत्व में विद्रोह हुए, और जो जमींदार थे, जो जमीनों के मालिक थे, वो राजाओं के लिए उन विद्रोहों को दबाने का काम करते थे, उनको कुचलने का काम करते थे। तो ये हमने उसमें देखा है। तो इसलिए वो हमारे लिए कोई ऐसे गौरव की चीज़ नहीं है। अगर हमको इस सब को जो है खारिज करना है तो हमें फिर अपने जो हमारा अपना जो अपने वर्ग के बारे में सोचने और देखने का जो नज़रिया, उससे हमको जो है तमाम चीज़ों का विश्लेषण करके नए तरीके से चीज़ों को समाज के अंदर लाना होगा और ये बताना होगा कि भाई कैसे जो है एक नए समाज को अगर बनाना है, एक नए देश को अगर बनाना है और मेहनत कशों की जिंदगी में अगर कोई बदलाव लाना है तो वो बदलाव हिंदू राष्ट्र के जरिए नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र मेहनत कशों के ऊपर एक नई विपत्ति को लाएगा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर चेता गए थे। जिस बात को शहीद आजम भगत सिंह कह गए थे कि भारत के आज़ाद होने का मतलब हम समझते हैं कि मजदूर किसानों का राज, अगर मजदूर किसानों का राज नहीं आता है तो जो भी राज आएगा वो शोषण पर आधारित राज होगा और हमारी आज़ादी की लड़ाई जारी रहेगी, हमारी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। तो ये जो शहीद आजम भगत सिंह का और बाबा साहब अम्बेडकर का जो समझ थी, जिस समझ के आधार पर उन्होंने एक नए भारतीय समाज का सपना देखा था, हमको उस नए भारत के समाज का, उस नए भारत की व्यवस्था का सपना लोगों के अंदर जगाना है। और उसको हम तभी जगा पाएंगे जब हम ये जो आक्रामक जो हिंदुत्व की लहर है, ये जो आक्रामक जो हिंदुत्व का जो अभियान है, इस अभियान के खिलाफ हम नीचे से एक प्रतिरोध की ताकत को खड़ा करें, हम गांव-गांव में एक प्रतिरोध की ताकत को खड़ा करें और प्रतिरोध के इलाकों को विकसित करें। अगर हम इसको नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम चाहे ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, हम चाहे आदिवासी संगठन चला रहे हैं, हम चाहे किसान संगठन चला रहे हैं, कोई नहीं बचेंगे। जो फांसीवाद की जो ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है देश के अंदर, ये जो फांसीवादी जो अभियान देश के अंदर बढ़ रहा है, ये 2 दिन के अभियान के अंदर सबको जो है एकदम खत्म कर सकता है, सबको मिटा सकता है। दुनिया के इतिहास में हमने ऐसा देखा है कि जब एक ही रात में, 2 ही रात में जो है लाखों लाख कम्युनिस्टों को, लाखों लाख क्रांतिकारियों को, लाखों लाख बदलाव की चाह रखने वाले लोगों को जो है खत्म कर दिया गया और फांसीवादी सत्ताएं जो हैं वहाँ स्थायी रूप से आज भी काम कर रही हैं। तो हमको इन चुनौतियों को, क्योंकि भारत के सामने ये चुनौती अब है और इस चुनौती को हमको ही लेना है, जो हम लोग लगातार इसको समझ रहे हैं, इसको देख रहे हैं और इस अभियान को हम जरूर, मुझे लगता है कि गंभीरता से लेंगे, गंभीरता से समझेंगे और आने वाले समय में अपने किसान आंदोलन को, अपने जो ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस दिशा में जरूर हमको जो है बढ़ाना है कि हम इस फांसीवादी हमले का प्रतिकार कर सकें। और कम्युनिस्ट कतारों के अंदर भी, क्योंकि अभी सीपीएम का महाधिवेशन चल रहा है केरला में, लेकिन सीपीएम के महाधिवेशन के जो दस्तावेज हैं वो अभी भी देश के अंदर फांसीवाद के इस बड़े खतरे को नहीं देख पा रहे हैं और किसी भी तरीके से उनको नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं एक दमनकारी सत्ता है, ठीक है, इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि
ये हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और उसी के लिए इन्होंने पूरी तरीके से एक जमीन तैयार कर ली है भारत के अंदर। तो ये जो जमीन उन्होंने तैयार की है, अब इस पर खड़े होकर के हो सकता है कि वो अभी संवैधानिक रास्ते से ही फांसीवाद को लेकर के आए, लेकिन वो लेकर के आएंगे। इसलिए चौतरफा लड़ाई के मोर्चे हमको भी खोलने होंगे। सिर्फ चुनाव से फांसीवाद को शिकस्त नहीं दी जा पाएगी और प्रतिरोध के इलाके लंबे समय तक जो इसको जो है घेर सकें, इससे लड़ सकें और कभी ऐसी स्थिति भारत में आती भी है तो उसको एक सीमा तक सीमित कर सकें, ये हम लोगों को आने वाले समय में करना है। और इसलिए जो किसान आंदोलन में लगे हुए हम सब कार्यकर्ता हैं, ट्रेड यूनियन के फ्रंट पर काम करने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब के ऊपर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है, इसका बड़ा भार है, क्योंकि ये चुनौती हम ही लोगों को लेनी है। आम लोगों के बीच हम जाते हैं, आम लोगों के बीच से ऐसी प्रतिरोध की ताकत को खड़ा करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को आने वाले समय में लेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अभी अपनी बात को समाप्त करूंगा और आने वाले समय में आप सब लोगों के भी विचारों को मैं सुनूंगा। तो साथियों लोग कह रहे थे कि भाई आज उद्घाटन करना, मेरे ख्याल से तो उद्घाटन कल ही हो गया है, जो कार्यक्रम शुरू हुआ है तो वो उद्घाटन ही है। आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि चलिए आज के सत्रों का उद्घाटन जो है हमने किया और आप सब लोगों का जो है क्रांतिकारी अभिवादन।